नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपने फिल्मों में क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स ये शब्द सुने होंगे। राजनीति में आमतौर पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो ऐसा लगता है कि अब क्लाइमैक्स कह लीजिए, एंटी क्लाइमैक्स कह लीजिए, वो समय अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में वो एक सॉन्ग है ना, बड़ा पुराना हिंदी फिल्मों का, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो वो हाल अब बिल्कुल सामने आ गया है कि एक्चुअल में असल खेल चल क्या रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, एनसीपी की राजनीति में। और एनसीपी की राजनीति की जब हम बात करते हैं, तो फिर पवार का कुनबा है, और पवार का कुनबा कब कब किस किस के साथ जाता रहा और वापस हटता रहा। अतीत में शरद पवार ने खुद किन किन के साथ धोखा किया है, दगा किया है, और जब जब धोखे किए हैं तो मराठी मीडिया और दिल्ली में भी मीडिया का एक पार्ट ऐसा है जो उनको चाणक्य बता करके उनकी प्रशस्ति करता रहा है। वसंतदादा पाटिल की सरकार गिराने वाली घटना रही हो 1978 की, या उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके अपनी एनसीपी का गठन करने का मामला रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल करने का मामला रहा हो। 2014 में जो हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की करीब 123 सीटें आई थी, और उस समय उद्धव ठाकरे के साथ उनकी कुछ खास बन नहीं रही थी, बल्कि दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। लोकसभा का चुनाव साथ लड़ा, लेकिन विधानसभा सीटों के बँटवारे को लेकर के विवाद हुआ और दोनों ने अलग-अलग लड़ा। उसके बाद शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी से दूर करने के लिए, या दोनों का गठबंधन तोड़ने के लिए, शरद पवार ने बिना शर्त देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनी सरकार को समर्थन दे दिया था। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या किया 2019 में। और अगर हाल की बात करें, 2014 की घटना की ले लीजिए, जब शिवसेना के साथ इन्होंने एक तरीके से राजनीतिक घात किया था, उसको बीजेपी से अलग करने का षड्यंत्र रचा था। और 2019 में भी और 2017 में भी, जैसा कि उनके भतीजे अजीत पवार बता चुके हैं, लगातार शरद पवार की तरफ से ये कोशिश हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर सौदा पट जाए, तो फिर वो ये जो आजकल घमंडिया गठबंधन जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं, तो वो इनका साथ भी छोड़ने को तैयार थे। पहले यूपीए सोनिया गांधी के नेतृत्व में उसको भी छोड़ने को तैयार थे, और अब जब ये घमंडिया गठबंधन बन गया है, जिसकी 2 बैठकें पटना और बेंगलुरु में हो चुकी हैं, और तीसरी अब 31 दिसंबर को मुंबई में होने वाली है, 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है, इसको भी छोड़ने के बारे में शरद पवार सोच रहे हैं। बस जो उनकी मुराद है, जो उनकी इच्छा है, वो अगर पूरी हो जाए तो। जिस खेल के खत्म होने या कगार पर पहुंचने की मैं बात कर रहा हूं, वो खेल एक्चुअल में खुल गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कुछ शरद पवार पर्दे के पीछे से कर रहे थे, चालाकी के साथ कर रहे थे, वो कहते हैं ना कि कभी-कभी जो हकीकत है वो लबों पर आ ही जाती है, जुबान पर आ ही जाती है।
तो वो हकीकत जो है शरद पवार की जुबान पर आ गई 24 अगस्त को, और वो भी बारामती में। उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें कह दी अपने भतीजे को लेकर के। शरद पवार ने जो कहा, मैं आपको डिटो सुना देता हूं, और इसके बाद बताता हूं कि शरद पवार न केवल इस घमंडिया गठबंधन में पूरी तरीके से संदिग्ध हो गए हैं, बल्कि उनके लिए करीब करीब अछूत जैसी स्थिति में आ गए हैं। बल्कि उद्धव ठाकरे, जिन्होंने आंख मूंद कर इन पर भरोसा किया था और भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था 2019 में, इनके और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना ली थी, अब वो उद्धव ठाकरे भी शरद पवार पर रत्ती भर भरोसा करने को तैयार नहीं है और इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। और जो मैं ये कह रहा हूं कि जो घमंडिया गठबंधन है, इसका शरद पवार से भरोसा उठ गया है और विश्वास नहीं रहा है, इसकी सबसे बड़ी बानगी, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मुंबई में जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को अब बैठक होने वाली है, तो कांग्रेस अब शिवसेना उद्धव ठाकरे से मिलकर के इसका आयोजन मुंबई में कर रही है। यानी शरद पवार को इसके इंतजामों से, इसके प्रबंधन से लगभग अलग करके रखा गया है। जब ये बैठक होगी, उस समय शरद पवार से क्या-क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, बल्कि इस बैठक से पहले ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अब शरद पवार को संदिग्ध कर चुकी हैं। सबसे पहली तो ये कि जब ये पटना बैठक से मुंबई लौटे थे, तो इन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा था कि 2024 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनकी ही वापसी होने जा रही है। दूसरी बात, 1 अगस्त को जो पुणे में लोकमान्य तिलक सम्मान से अलंकृत किया गया था नरेंद्र मोदी को, उस समारोह में भी शरद पवार मौजूद थे, और एक व्यक्ति को छोड़ कर के वो मोदी के साथ ही बैठे हुए थे। उनके भतीजे अजित पवार भी थे, मुख्यमंत्री थे, दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे, गवर्नर भी थे। और उस समारोह में शरद पवार ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा ही की थी। अब कहने को तो अजित पवार ने अपने चाचा को झटका देते हुए उनकी पार्टी के 2/3 एमएलए तोड़ करके एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? शपथ ग्रहण के अगले दिन ही वो सिल्वर ओक पहुंच गए थे, जो शरद पवार का आवास है। तब कहा गया कि चाची का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए गए हैं। लेकिन उसके बाद ये पुणे वाला, ये दोनों तो ऐसे कार्यक्रम थे या ऐसी मुलाकातें थी जिनका सबको पता था। लेकिन इनके अलावा भी अब तक शरद पवार और अजित पवार के बीच 3 और मुलाकातें हो चुकी हैं। इनमें एक बार जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले थे वो प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल वगैरह ये सब चौहान सेंटर गए थे, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पैर छू कर के। और मीडिया में चला गया कि उन्होंने पार्टी तोड़ने के फैसले को लेकर के जो है उनसे माफ़ी भी मांगी है। एक बार सारे एमएलए, 30 से अधिक एमएलए, वो अजित पवार के साथ, प्रफुल्ल पटेल के साथ
शरद पवार से मिलने गए थे। एक मुलाकात अभी पुणे में ही एक उद्यमी के यहाँ, उद्योगपति के यहाँ हुई और जिसका बाद में मीडिया को पता चल गया, उसका खुलासा हो गया। तो पहले चाचा निकल गए, उसके 2 घंटे बाद फिर अजित पवार निकल गए। और ऐसे में शरद पवार का बारामती में ये बयान आना कि साहब अजित पवार की जो बगावत है ये लोकतांत्रिक है और एनसीपी में कोई फूट नहीं है। और इसके अलावा ये कहना कि दोनों में यानी अजित पवार और शरद पवार में कोई मतभेद नहीं है और अजित पवार हमारे नेता हैं, एनसीपी में कोई विभाजन नहीं है, किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है? ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है, लेकिन एनसीपी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है, लेकिन इसे फूट नहीं कहा जा सकता। वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अजित पवार ज़रूर एनसीपी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग पहुंचे हैं और खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने घोषित किया है, पर शरद पवार ने अभी तक भी भतीजे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, इधर जो कुछ शरद पवार कह रहे हैं कि पार्टी में कोई टूट नहीं है और अजित पवार हमारे नेता हैं, यही जवान अब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और जो उनके पोते हैं दूसरे भाई के बेटे, वो भी रोहित पवार भी यही जबान बोलना शुरू कर चुके हैं। इसको लेकर के इतना बड़ा कंफ्यूजन इस समय इस घमंडिया गठबंधन में, और जो इनका एमवीए गठबंधन मूलतः महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट शामिल हैं, इन सबके बीच में पैदा हो गया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है। अब तो जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया के विभिन्न चैनलों पर महाराष्ट्र को लेकर के और इस घमंडिया गठबंधन को लेकर के चर्चाएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं उधर, कुछ कोई एनसीपी का, कोई कांग्रेस का, कोई शिवसेना उद्धव गुट का या दूसरे दलों के होते हैं, तो वहां भी ये सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रमोद कृष्णन को तो मैं ही सुन रहा था एक चैनल पर, जिसमें वो कह रहे थे कि पवार साहब को अपनी स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं? और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि कहीं अजित पवार को सरकार में शामिल कराने का फैसला शरद पवार का तो नहीं है, क्योंकि जो अजित पवार ने खुलासे किए थे, जो छगन भुजबल ने खुलासे किए थे, जो प्रफुल्ल पटेल ने धमकी दी थी कि मुझे भी एक किताब लिखनी पड़ेगी, उसके आलोक में अगर हम देखें तो पता ये चलता है कि बार बार शरद पवार ने ही अपने भतीजे को और दूसरे नेताओं को इस बात के लिए अधिकृत किया था कि जाइए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करिए और सरकार में शामिल होने की संभावना तलाश करिए। शरद पवार के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि चूंकि बार बार अंतिम समय पर वो अपने फैसले बदल लेते थे, पीछे हट जाते थे, उसकी बड़ी वजह ये थी कि बेटी सुप्रिया सुले को वो केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में कोई अहम मंत्रालय दिलवाने की कोशिश करते थे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसके लिए कभी तैयार हुए नहीं, तो बार बार मामला यहीं अटक जाता था।
वरना कभी की उद्धव ठाकरे की सरकार टूट चुकी होती और शरद पवार और अजित पवार, सुप्रिया सुले वगैरह सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके होते। अब पटना से लौटने के बाद आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही 2024 में वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा आप पुणे में उनके सम्मान समारोह में शामिल होते हैं। आपका भतीजा बगावत करने के बावजूद, 40 एमएलए तोड़ने के बावजूद आपसे मुलाकात करता रहता है और अब रणनीतिक हिसाब से, राजनीतिक हिसाब से आप बयान भी ऐसे दे रहे हैं कि अजित पवार हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी में कोई टूट-फूट नहीं हुई है। तो शरद पवार से ये पूछा जाएगा इस घमंडिया गठबंधन की इस तीसरी अहम बैठक में कि भैया आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या हमारे साथ हैं, या डबल गेम खेल रहे हैं, डबल क्रॉस कर रहे हैं। तो शरद पवार ने जो खेल शुरू कर रखा है महाराष्ट्र की राजनीति में, ऐसा लगता है कि अब उसका अंत निकट आ गया है और क्लाइमैक्स के साथ ही इनका खेल जो है वो खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।